हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं फिलॉसफी की यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। डीएलएड सेकेंड ईयर के लिए बेसिकली यूनिट है। अगर आपने अभी तक फिलॉसफी की 5 यूनिट्स नहीं देखी है, जो कि आपका 24 अप्रैल को एग्जाम है, तो जाकर आप जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेक ओवर स्टडी और खुशबू गोयल 01 पे। तो आज इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, साथ ही में इंपॉर्टेंस। देन हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सोशल डाइवर्सिटी एंड देन पढ़ेंगे चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, सिंगल पेरेंट में क्या होता है, ये सब बाकी सारी चीज़ें, मतलब पूरी यूनिट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी होता क्या है। सोशियोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड सोशियस प्लस लोगस से लिया गया है। यहाँ पे सोशियस का मतलब सोसाइटी एंड लोगस का मतलब होता है साइंस। तो अगर हम सोशियोलॉजी को कंबाइन करके पढ़े तो इसका मतलब होता है साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस ऑफ सोसाइटी क्या, कि कैसे एक मैन और एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जुड़े हुए हैं। तो मीन्स सोशल रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, मैन और एनवायरनमेंट के इंटर रिलेशन के बारे में बात करता है। अगर हम आगे फर्दर बात करें तो स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, मैन के उसके एनवायरनमेंट के साथ और बाकी अदर चीज़ों के साथ जो हम पढ़ाई करते हैं उस चीज़ की, उसके बारे में जानते हैं, वो सोशियोलॉजी होती है। मतलब बेसिकली सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी का एज अ ह्यूमन के साथ, मैन के साथ क्या एक तरीके का रिलेशनशिप है, वो जानना इज सोशियोलॉजी। इसके बारे में अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, इन्होंने बोला है सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप के बारे में, उसके बारे में पढ़ना समझना, ये सोशियोलॉजी होता है। एक और जो डेफिनेशन है वो है सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यूड एज अ होल। मतलब एज अ होल हम देखते हैं सोसाइटी, उसके बारे में, उसकी सब चीज़ों के बारे में, मैन और उसके इंटर रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सारी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जो इसका कंक्लूजन निकलता है, तो बेसिकली डिफरेंट सोशल चेंज में सोसाइटी का क्या रोल है, सोशल कंट्रोल और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में जानना, उसको एग्जामिन करना, ये भी हमारा सोशियोलॉजी में ही आता है। उसके बाद अब सोशियोलॉजी और एजुकेशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, सोशियोलॉजी और एजुकेशन का लिंक कैसे है। तो देखो, सोशियोलॉजी बेसिकली एक पार्ट है, एक फॉर्म है एजुकेशन का। इसके थ्रू हम जानते हैं मैन और सोसाइटी के बारे में, मैन और एनवायरनमेंट के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, तो एजुकेशन ही मैन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब मैन किस तरह डेवलप्ड हो रहा है, तो वो एजुकेशन का पार्ट हो गया, और मैन इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो वो सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया। तो इसी वे में सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट मैन्स का बिहेवियर चेंज भी होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं और लिंक भी करते हैं। ठीक है, देन अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑन एजुकेशन, सोशियोलॉजी का इम्पैक्ट एजुकेशन पे किस तरह से होता है। तो देखो, सोशियोलॉजी एक प्रोसेस है, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। सिमिलरली इसमें एजुकेशन, हम सिटीजनशिप के लिए एजुकेशन देते हैं, फॉर डेमोक्रेसी, फॉर वोकेशनल एफिशिएंसी और प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम, जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके लिए हम एजुकेशन देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं मैनेजमेंट, कि हम अपनी लाइफ को एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट करते हुए मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ सोशियोलॉजी और उसके मेथड्स, टीचिंग के मेथड्स, इसमें हमारा प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है जिसमें हम सोसाइटी की चीज़ों का यूज़ करते हैं। देन ग्रुप डिस्कशन, जिसमें हम मैन टू मैन कॉन्टेक्ट करते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाएगा और सोशलाइज्ड टेक्निक्स हो जाएंगी। तो इन सब के थ्रू हम जो है सोशियोलॉजी को पढ़ा सकते हैं और इसके टीचिंग ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजी, ये हम बोल सकते हैं। अगर हम बात करें डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी क्या है, एक सोशल फीलिंग है। इसमें क्या करते हैं, हमारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग डेवलप होती है जिसमें हम चीज़ों को मैनेज करते हुए चलते हैं, डिसिप्लिन के साथ रखते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं कि सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये पूछा भी जाता है क्योंकि हर एक यूनिट से कुछ मार्क्स का आता है, तो ये इस क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। तो इसमें पहला होता है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें चाइल्ड को एक लाइवलीहुड
जो है कैरी करने में, एक लाइवलीहुड अर्न करने में हेल्प करता है। सेकंड नंबर जो है ये एज अ इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को डेवलप करने में हेल्प करता है। देन ये जो है हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद डेमोक्रेसी में हेल्प करता है, कोऑपरेशन में, स्टेट एज वेल एज सोसाइटी के बीच में कोऑपरेशन, मैन एंड सोसाइटी के बीच में कोऑपरेशन, उसकी फीलिंग डेवलप करता है और चाइल्ड की कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होती है इसके थ्रू। साथ ही साथ ये एक सोशल फिनोमिनन जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं तो ये सोशियोलॉजी की इम्पॉर्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है सोशलाइजेशन। क्या होता है सोशलाइजेशन? मतलब इंटरेक्शन विद अदर्स। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से या फिर ग्रुप से इंटरेक्ट करता है। ये सोशलाइजेशन हम लोग डेली करते हैं, जैसे अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये एक सोशलाइजेशन है। मतलब हम आपस में मिलजुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बिना मिले भी जो हो रहा है ये सोशलाइजेशन हो रहा है। अब सोशलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? फैमिली में होता है, स्कूल में होता है, नेबरहुड में होता है, कम्युनिटी में होता है, हर जगह सोशलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। सोशलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? एक इंडिविजुअल को ब्रिंगिंग अप करना होता है और साथ में वो बिलीव्स, वो सोसाइटी के नॉर्म्स वगैरह को देखते हुए एक इंडिविजुअल अपने आप को इस तरह से डेवलप करता है, जिस वो सोशल एनवायरनमेंट में रहता है उसी के साथ साथ वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर इसकी हम बात करें डेफिनेशन की, तो सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। हमारे अंदर वी फीलिंग आती है, हम अकेले नहीं है, हम और लोगों के साथ है, मीन्स अदर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, ग्रोथ इन देयर कैपेसिटी एंड विल एक्ट टुगेदर। एक साथ मिलके ग्रो होंगे, एक साथ मिलके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, एक्ट करेंगे। देन अगर हम बात करें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सोसाइटी के इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू द बिलीव्स, नॉर्म्स डेवलप करती चली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें आगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, क्या प्रोसेस है सोशलाइजेशन का? बेसिकली जब हम देखते हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस इसमें आती है। हम एक जो बच्चा है एक सोसाइटी में जब वो पैदा हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपब्रिंग करेगा और वो सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स, चीज़ों को सीखता जाएगा। तो ये सोशलाइजेशन है, वो दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, दूसरों से मिलेगा जुलेगा, ये सोशलाइजेशन है। ठीक है, सोशलाइजेशन से काफ़ी सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है, जैसे सिंपैथी, हम रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, सबके साथ देखते हैं। उसके बाद कोऑपरेशन हमारे अंदर आ जाता है, हम दूसरों से कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, बात करते हैं, सजेस्ट करते हैं एक दूसरे को, सजेशंस की चीज़ें आ जाती है। आइडेंटिफिकेशन, हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देन इमिटेशन, हम दूसरों को कॉपी करने शुरू कर देते हैं। कॉपी का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं हो सकता है, इमिटेशन मतलब हम लोगों से सीखना शुरू करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सोशल टीचिंग, नई नई चीज़ों को हम सीखने को मिलता है और रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में जानते हैं, क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। तो सोशलाइजेशन में रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट भी इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम बात करें मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि कहाँ कहाँ से जो है ये हम जो है सोशलाइजेशन कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले फैमिली में हमारा सोशलाइजेशन होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली से इंटरेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी उसकी सोशलाइजेशन होती है। देन सेकेंडरी पे हम बात कर सकते हैं, बच्चा उसके बाद स्कूल में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, नेबरहुड से मिलता है, फ्रेंड से मिलता है, तो मीडिया होती है, ये सब चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस होता है, अपने चेंजेस लाता है, अपने अंदर सोशल एटीट्यूड चेंज होता है, तो ये सब उनके सोशल एजेंट्स हो जाते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में फैमिली सबसे पहला होता है, देन नेबरहुड हो जाता है, आपका स्कूल हो सकता है। ठीक है, उसमें आपका आ जाएगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के थ्रू आप सोशलाइजेशन करते हैं, देन कम्युनिटी के थ्रू करते हैं, रिलीजन के थ्रू करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स में मीन्स आ जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये पॉइंट्स अपने माइंड में लिख लो, 5 से 7 पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। देन अगर हम बात करें सोशलाइजेशन, बच्चे के सोशलाइजेशन में कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला तो चाइल्डहुड सिचुएशन, कि चाइल्डहुड सिचुएशन कैसी है, वो बच्चा जिस सिचुएशन में है, इज इट गुड और बैड, कैसी सिचुएशंस है, कैसा एनवायरनमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। जैसे कई बार होता है कि कोई बच्चा जो है बहुत अच्छा हंस खेल पाता है, हर एक से इंटरेक्ट कर पाता है, हर एक से ज़्यादा क्लोज बन जाता है, तो वो उसकी चाइल्डहुड सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका सोशलाइजेशन और अच्छे से हुआ है। देन हम बात कर सकते हैं कल्चर कंडीशन, आसपास की कंडीशन कैसी है, कल्चर की कंडीशन कैसी है, करंट सिचुएशन कैसी है, और बाकी सारे अदर सर्कमस्टांसेस कैसे हैं कि वहाँ पे करेज, एटीट्यूड, बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर्स जो है इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। अब एक सोशलाइजेशन में एक टीचर कैसे रोल प्ले करती है, व्हाट इज द हाउ अ टीचर प्ले अ रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें टीचर कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करेगी। सबसे पहले तो पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन, पेरेंट टीचर की एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, सोशलाइजेशन होना चाहिए,
जिससे वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, पता करें, एक दूसरे के बारे में बताएं। उससे क्या है, जान पाएंगे कि बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हम कल्चर को आगे बढ़ाएं। देन हम बात करेंगे सोशल आइडियल्स, देन ट्रांजिशन ऑफ स्कूल में कुछ चेंजेस लाए। एनकरेजमेंट ऑफ ग्रुप वर्क से भी बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन जैसी क्वालिटीज़ डेवलप होगी, वो दूसरों से बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, कोऑपरेशन आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इंटरकल्चरल फीलिंग आएगी, अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग बच्चे मिल के एक साथ एक मतलब एकता, यूनिटी की जो इनके अंदर फीलिंग आएगी, उससे चीज़ें, और हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाएगा। ठीक है, देन आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सोशल डाइवर्सिटी और सोशलाइजेशन। सोशल डाइवर्सिटी क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है, इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं। ठीक है, अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो डिफरेंट डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग। अब अलग अलग लोग, आप लोग भी जैसे अभी इतने सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, या आप क्लासरूम में बैठते हैं तो सभी लोग, कोई किसी स्टेट से आया, कोई किसी रिलीजन का है, कोई अदर सेक्स का है, कोई किसी चीज़ का है, तो मतलब अलग अलग जेंडर के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, सब मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो जाता है, एक सोशल डाइवर्सिटी हो गई, मतलब सोशली सब अलग अलग होके फिर भी इकट्ठे हैं। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी हो जाता है। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग फ्रेगमेंटेशन से अलग है, फिर भी एक साथ वो चीज़ को सीखने के लिए असेंबल है, या फिर उस चीज़ से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी सोशलाइजेशन होती है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है ना, एक तो अब डाइवर्सिटी किस किस चीज़ में हो सकती है, पहला हो गया आपका कास्ट डाइवर्सिटी, कास्ट में हो सकती है, कोई दूसरी कास्ट का है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो कास्ट के बेसिस पे भी डिवीजन हो सकती है। देन क्लास के बेसिस पे कुछ हमारे जो है, जैसे हम वर्ण के बेसिस पे बांट देते हैं, पहले ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य और शूद्र आते हैं, तो ये सारे कास्ट के हमारे जो है वर्ण के बेसिस पे बढ़ जाते हैं। उसके बाद सेक्स के बेसिस पे बढ़ जाते हैं, मेल और फीमेल। देन इकोनॉमिक बेसिस पे कुछ कैपिटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, और कुछ लेबर क्लास होती है। कुछ हम प्लेस के बेसिस पे, कुछ रूरल एरिया पे रहते हैं, कुछ अर्बन एरिया पे रहते हैं। ठीक है, वोकेशन के बेसिस पे मतलब सबका अलग अलग काम, कोई क्लर्क है, कोई वीवर है, कोई टीचर, डॉक्टर है, कोई लॉयर है, तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे भी हम डिवीजन करते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, कुछ लोग अपर क्लास पे हैं और कुछ लोग मिडल और कुछ लोग लोअर क्लासेस। ठीक है, इस बेसिस पे ही हम जो है डाइवर्सिटी, ये क्लास के बेसिस पे डाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट टाइप के लोग हो जाते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी डाइवर्सिटी हो सकती है, कोई दूसरी भाषा का है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी, कोई उर्दू, कोई गुजराती, तो अलग अलग भाषाओं के लोग भी एक साथ असेंबल होते हैं, तो ये थर्ड नंबर पे डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें, ये यहाँ पे जो शेड्यूल दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज़्यादा सबसे कम, ऐसे अकॉर्डिंग टू 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग हिंदी 41.03%, देन बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, ये सारी चीज़ें, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी लोग अलग अलग हो जाते हैं। देन आ जाता है रिलीजियस कॉम्पोजिशन, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, हिंदू हो गए, जैनिज्म हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, तो ये सारी अलग अलग रिलीजन के पीपल एक साथ रहते हैं, ये भी डाइवर्सिटी हो गई। उसके बाद पॉवर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि एक्चुअली जो है इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है सोशलाइजेशन पे। अगर कोई पर्सन है जो खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहा है, वो इजीली सोशलाइज नहीं हो पाएगा, वो दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, तो एक जो कॉज है वो पॉवर्टी भी है। ठीक है, उसके बाद एक होती है, देखो पॉवर्टी को 3 कैटेगरी में बांटा है, रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और सबसिस्टेंस पॉवर्टी। अगर हम बात करें रिलेटिव पॉवर्टी की, तो हम जो है इन कंपैरिजन टू अदर हम देखते हैं कि हम जो यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, उसके पास तो ये, तो ये वाली जो कंपैरिजन वाली पॉवर्टी होती है, जब हम दूसरों से पीछे रह जाते हैं, वो होती है रिलेटिव। इसमें हमारे पास बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो ना हो रही हो उससे मैटर नहीं है, इससे मैटर है कि हम दूसरों से कंपेयर करते हुए चलते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, मतलब बेसिक नेसेसिटीज भी जिसके पास नहीं होती है, वो होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक होती है सबसिस्टेंस पॉवर्टी, जिसमें जो है बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, जस्ट रिमेन अलाइव, जिंदा रहने वाली जो हमारी बेसिक नीड्स है वही पूरी हो पाती है। तो ये 3 काइंड की पॉवर्टी को भी कैटेगराइज किया गया है। अब जो है पॉवर्टी के कॉजेज भी आ जाएगा, पॉवर्टी वाला पूरा टॉपिक भी पूछ सकते हैं। तो पॉवर्टी के कॉजेज है इलिटरेसी, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आइडलनेस नहीं है, सिकनेस, बीमार वगैरह रहते हैं, ठीक है, या फिर अल्कोहलिज्म, किसी भी अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वगैरह में पड़ जाते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग, जुए वगैरह खेलने लग जाते हैं, या और अब ओल्ड एज हो गई है, डेथ होने लग गई है, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ की प्रॉब्लम है, इस वजह से भी पॉवर्टी हो सकता है। फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉज, कुछ लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, तो एग्रीकल्चर सीजनल भी होता है, तो सीजनल एग्रीकल्चर के टाइम पे उस टाइम पे पॉवर्टी वाला रीज़न आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है,
इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। इकोनॉमिक डिप्रेशन हो जाता है, ये सब। ज्योग्राफिकल कॉजेज़ में क्या हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है एजुकेशन अच्छी नहीं है, एजुकेशन की वजह से, मतलब उनके पास एजुकेशन नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, लिटरेसी, पढ़े लिखे लोग नहीं है, इस वजह से भी क्या हो सकता है हमारा सोशलाइजेशन में या फिर पॉवर्टी में इफेक्ट, ठीक है। देन कुछ स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ले रही है इस चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए हुए हैं, नए नए स्कूल्स वो सेटअप कर रहे हैं, ठीक है ना। लिटरेसी कैंपेन चलते हैं, यूनियन स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज़ में अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है पढ़ाई से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है। अब डाइवर्सिटी अलग अलग तरीके की हो सकती है, जोग्राफिकल एरिया वाइज डाइवर्सिटी हो सकती है, रिलीजन वाइज हो सकती है, कल्चर की डाइवर्सिटी हो सकती है, पॉलिटिकल लाइफ की और लैंग्वेज की। तो ये था बेसिकली डाइवर्सिटी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये पाँच सात जो पॉइंट्स है आपके, इसी के बेसिस पे आप पूरे डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे कि सोशलाइजेशन में ये कैसे इफेक्टफुल होते हैं या कैसे इनसे कोई इफेक्ट होता है या बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी सोसाइटी और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मतलब जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला नंबर हो जाएगा कास्ट। कास्ट के बेसिस पे काफ़ी सारी चेंजेस, काफ़ी सारी सोशोलॉजी, काफ़ी सारी सोशलाइजेशन चीज़ें होती रहती है। सोशल क्लास को देख के कल्चरल डाइवर्सिटी इफेक्ट करती है, लैंग्वेज इफेक्ट करती है, रिलीजियस ग्रुप इफेक्ट करते हैं, वैल्यू सिस्टम इफेक्ट करता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में, मतलब इनके बेसिस पे काफ़ी सारे चेंजेस होते रहते हैं। अब बात करें अगर हम चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसका मतलब है ग्रोइंग देयर चाइल्ड। अपने बच्चे को एक पेरेंट किस तरह से ग्रो करता है वो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हो जाता है। सिंगल पेरेंट अलग तरीके से करते हैं, दो पेरेंट्स है तो अलग तरीके से करते हैं, जॉइंट फैमिली में अलग तरीके से बच्चा बढ़ता है, न्यूक्लियर फैमिली में अलग तरीके से। तो अलग अलग फैमिली में अलग अलग तरीके के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अलग तरीके से बढ़ता है और उसका जो माइंड सेट, एटीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग ही डेवलप होता है। अगर हम बात करें चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन की, तो पेरेंटिंग इज द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट बट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू। मतलब जिसके बारे में हम ज्ञान तो दे सकते हैं, उसके लिए तो बहुत ईजी है, बट एक्चुअली में उसे करने में वो वर्ल्ड की टफेस्ट चीज़ हो सकती है, क्योंकि पेरेंटिंग इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में हमें फोकस किन किन चीज़ों पे, किन किन एस्पेक्ट्स को हमें फोकस करना पड़ता है। पहला तो डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर, एजुकेशन होनी चाहिए, गोल्स होने चाहिए। इन सब चीज़ों को अगर हम फोकस करेंगे तभी एक जो है प्रॉपर पेरेंटिंग हो पाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगल पेरेंट्स की। सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को कैसे रियर करते हैं। देखो सबसे पहला जो है प्राइमरी जो केयर है, मान लो एक फैमिली में दो पेरेंट हैं, दोनों का जो है मदर या फादर, उनमें से कोई एक है जो डाइवोर्स हो गया तो मदर के साथ है बच्चा या फादर के साथ है, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई है तो भी सिंगल पेरेंट कहेंगे। अब ज़्यादातर अगर डाइवोर्स केसेस है तो जो प्रायोरिटी है वो मदर को दी जाती है, क्योंकि मदर इमोशनली बच्चे से ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो मदर जब केयर टेकिंग मदर को गिवन की गई है तो सिंगल पेरेंट एज अ मदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या वो करती हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, ठीक है। एज अ सिंगल पेरेंट बहुत मुश्किल, बहुत आसान नहीं होता एक पेरेंट एज अ सिंगल पेरेंट, मदर या फादर के केस में। तो जो सारी चीज़ें हैं उसमें मदर को ही संभाला है, तो मदर वर्किंग भी हो सकती है, वर्किंग होगी तो बच्चे को टाइम नहीं दे पाएगी, तो बच्चा जो है अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन से स्ट्रेस फैक्टर्स है जो एक सिंगल पेरेंट को झेलने पड़ते हैं। पहला तो उसकी विजन प्रॉब्लम, कस्टडी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसको कस्टडी लेनी पड़ती है, उसके बाद वो सारे चक्कर वक्कर काटने, वो सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है अकेले। पेरेंट्स कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं तो वो भी सारा उस पेरेंट पे ही पड़ता है इफेक्ट, ठीक है। स्पेंड टाइम कम मिलता है टाइम स्पेंड करने को, क्योंकि वर्किंग आवर्स हो जाते हैं, वर्किंग करनी पड़ती है, ठीक है। पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर पड़ जाता है इसकी वजह से, और पीयर रिलेशन, न्यू रिलेशनशिप नहीं बना पाते और पीयर रिलेशंस आने लग जाते हैं, इस वजह पीयर प्रेशर आने लग जाता है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। और पेरेंट्स एंटरिंग न्यू रिलेशनशिप, और ये भी हो सकता है कि कोई सिंगल पेरेंट है तो वो न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे बच्चे को सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब एक सिंगल पेरेंट जो है ऐसी प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। सबसे पहला तो अपने बच्चे को अपना लव केयर शो करे, शो द लव एंड केयर, एक रूटीन क्रिएट करे
अपनी लिमिट्स को सेट करे, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, गिल्टी फील ना करे, देन अपने अपने आप का टेक केयर करे और जो है हमेशा पॉजिटिव रहे। इन सब चीज़ों से हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग पेरेंट्स। ये तो सिंगल पेरेंट में हो गया, सिंगल पेरेंट वर्किंग भी हो सकता है और घर में ही वो हो सकता है, उसको ऐसे डेवलप करना पड़ेगा। देन आते हैं वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के लिए टाइम बहुत कम होता है, तो एज अ वर्किंग पेरेंट्स क्या क्या चैलेंजेस, सबसे मेन चैलेंज होता था टाइम का, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो बच्चे को मोरल वैल्यूज़ नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, वो बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं करते, तो बच्चा बाहर से जो चीज़ें सीखता है वो सब सीखता ही चला जाता है। उसके बाद इम्बैलेंस लाइफ हो जाती है, ना वो अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, खुद के लिए भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो जाती है और इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, इमोशनली भी सही से सेटल डाउन नहीं हो पाते। अब ये जो चैलेंजेस है ये बहुत सारी है, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की डेवलपमेंट को नहीं वो समझ पाते हैं, चाइल्ड की हेल्थ केयर के बारे में पूरे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते और काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें फेस करनी पड़ती है। बट इनको भी ओवरकम किया जा सकता है अगर वो अपनी चीज़ों को मैनेज करे, प्रॉपर शेड्यूल बनाए, रूटीन बनाए, लिमिट सेट करे, क्वालिटी टाइम लाए और लव एंड केयर लेकर आए, तो इस चीज़ों से ये डेवलप हो जाएगी। देन हमारा इसी में जब चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की बात करते हैं तो एक होती है हमारी न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें 2 या 3 मतलब 3 या 4 मेंबर्स रहते हैं, मतलब पेरेंट्स और उनके बच्चे। एक आती है जॉइंट फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, तो एक पूरी फैमिली का पूरी लाइन चल रही होती है, एक जनरेशन टू जनरेशन जो चल रही होती है। तो दोनों में जो बच्चा रेज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उनमें जो है डिफरेंसेस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर फैमिली जिसमें फादर मदर और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली ये हमारे जो है नॉर्मल आजकल देखने को मिल ही जाती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। तो इसके फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला प्राइवेसी, ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी तो प्राइवेसी रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है, खर्चा कम रहेगा। देन फ्रीडम, कोई भी कुछ भी करता है, ईजी रहता है। ईज इन मूविंग, कुछ भी कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं तो किसी को इतना जवाब देना नहीं पड़ता और स्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट को इजीली अवॉइड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? नो केयर, अगर पेरेंट्स वर्किंग है या कम ही लोग हैं, ध्यान नहीं देते तो केयर कम हो जाती है। चिल्ड्रन को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सिक्योरिटी कम होती है, देखो एक ही फैमिली है, नहीं है इतना सिक्योर आसपास के लोगों का या कुछ भी, तो वो सिक्योरिटी रीज़न से और सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कई बार एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सब। अब बात करते हैं जॉइंट जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी जनरेशन्स रहती है, तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। फ़ायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं तो सबका काम बट जाता है कि तुम किचन का देख लेना, तुम बाहर का देख लेना, तुम सब्जी का देख लेना, तुम सफाई का देख लेना, तो पीपल्स में काम बट जाता है, इजीली हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मनी सेविंग होता है क्योंकि जब इकट्ठा सामान आता है तो भी फ़ायदा होता है, चीप रेट पे मिल जाता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस होता है ओल्ड का, मतलब हमारे घर के बड़ों का इंश्योरेंस होता है, उससे भी फ़ायदा रहता है, ठीक है ना। एक बेसिक नीड्स की सेटिस्फेक्शन रहती है, सिक्योरिटी रहती है, प्रोवाइड लेजर, खाली समय में हम अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, एक पॉजिटिव नेचर मिलता है, सोशल कंट्रोल होता है और साथ में जो है वेल्थ, मतलब इतनी आपने देखा होगा कि एक जॉइंट फैमिली है तो उनका घर बार, उनकी सारी वेल्थ वगैरह सब वो भी बड़ा आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। कोऑपरेशन रहता है, आपस में एक दूसरे से प्रॉब्लम, सिक्योरिटी नीड्स रहती है और आपस में शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब डीमेरिट्स भी होते हैं, कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी, सबसे पहले दोनों का एक्सचेंज कर देना, मतलब न्यूक्लियर के एडवांटेजेस में डिसएडवांटेज का काम करेंगे, ठीक है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कभी कभी नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो बच्चा इतना नहीं खुल पाता है, या फिर खुल भी जाता है तो मतलब वो अलग अलग इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे मेन तो प्राइवेसी की प्रॉब्लम हो गई। देन जो है वुमेंस की जो कंडीशंस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जॉइंट फैमिली में। देन अगर हम बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होने के चांसेस होते हैं, कभी भी किसी भी बात पे कोई भी झगड़ पड़ता है, तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अनकंट्रोल्ड मतलब पॉपुलेशन, मतलब एक तो होता है कि जो भी जनरेशन बढ़ती ही रह रही है तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। पैसों का फ़ायदा, मान लो ऐसा हो सकता है कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कमा रहे हैं, वो तो चलो कमा रहे हैं, लेकिन जो खाली बैठे लेजीनेस फैला रहे हैं, मतलब जो काम ही नहीं कर रहे, तो इससे मतभेद हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें लिथार्गी और इंडोलेंस हो जाएगा, मतलब यही वही हुआ कि एक बैठ के खाली खा ही रहा है तो उसके ऊपर फिर टॉन्ट आने लगेंगे या फिर एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होगी। चाइल्ड मैरिज वाली प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी सारी कभी कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से अराइज हो जाती है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर वाला। अब
कुछ बच्चे जो है ऑर्फनेज में रहते हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होगा, ऑर्फन्स जो है बेसिकली दोज चिल्ड्रन देयर पेरेंट्स आर डेड, या फिर उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है, अनाथ आश्रम में जो रहते हैं, ठीक है। सिंगल ऑर्फन मतलब जिसका एक पेरेंट डाइड हो जाता है, और डबल ऑर्फन मतलब जिसके दोनों पेरेंट माता और पिता दोनों नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब जो है हम बात करें तो पॉवर्टी मेन रीज़न होता है, अगर ऑर्फनेज है तो बच्चा पॉवर्टी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, डिसेबल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से। अब हम जो है इन बच्चों को कैसे इंक्लूड करें, इंक्लूजन कैसे करें, एजुकेशन में कैसे इंक्लूड करें। सबसे पहले तो हमें हर बच्चे को एक इक्वल स्टेटस देना पड़ेगा, सबको एजुकेशन देनी पड़ेगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिससे इन बच्चों को भी सीखने को मिले, इनको अपने राइट्स का पता चले, इन्हें पता चले एक्चुअली ये क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब जब बच्चों को इंक्लूड कर लिया तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या क्या बेनिफिट है ये पूछ लेंगे। तो इसमें आ जाएगा सभी बच्चों को एक साथ लिया जाएगा, नॉलेज मिलेगी, एकेडमिक स्किल्स वो सीखेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, फ्रेंडशिप की भावना आएगी, कोऑपरेशन आएगा, टिपिकल लाइफस्टाइल, एक मतलब उनका लाइफस्टाइल डेवलप हो जाएगा, और साथ में वो काफ़ी सारी नई नई चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से जो है बच्चे का एक सोशलाइजेशन भी होगा, और ये सारे फैक्टर्स जो है इफ़ेक्ट करते हैं सोशलाइजेशन में। और ये जो चीज़ें हैं चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह, बच्चा जिस तरह से ग्रो होता है ये सब उसके मतलब सोशलाइजेशन प्रोसेस में भी दिखता है। आप ये भी देखते होंगे कि कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इंटरेक्ट कर लेते हैं, तो उनका जो है शुरू से जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस में जो हमने पढ़ा, उनकी जो चाइल्ड रियरिंग है वो अच्छे से हुई है, और ऐसे हुई है कि वो इजीली सबसे घुल मिल पाए, उनका जो सोशलाइजेशन है वो अच्छे से हो पाता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप अगर रिकॉल कर लेते हैं तो ये आपको हेल्प कर देंगे सारे अपने एग्ज़ाम में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। मेरे पास जो भी नोट्स मुझे रिसेंट मिलते जाते हैं मैं उस पर शेयर कर देती हूँ। मैंने साइकोलॉजी के लिए आपको नहीं बताया था, बट जिन्होंने ज्वाइन किया था आई होप उनको नोट्स मिले होंगे और बहुत हेल्पफुल भी उनके लिए रहेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स वगैरह, मेरे पास डीएम्स आते हैं कि दीदी आपने जो दिए हैं नोट्स हमें हेल्प हुई है उससे, हालांकि वो मेरे रफ नोट्स थे, बट स्टिल आपको अगर हेल्प मिल रही है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।